दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बिहार पीसीएस की टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। और बिहार पीसीएस के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आते हैं और उसमें हम लोग, क्योंकि बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है और लेखपाल का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो लेखपाल की तो प्रैक्टिस हम लोग कर ही रहे हैं और साथ में बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस की भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पॉलिटी से ये टेस्ट सीरीज चालू करने जा रहे हैं और इसको आप लोग देखिएगा ज़रूर, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लगाते हैं। अब आपको इसी के हर सब्जेक्ट के डेडिकेटेड क्वेश्चंस आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पहला क्वेश्चन कह रहा है, तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो भारतीय ये जो अधिनियम है, ये अंग्रेज क्या करते थे, जो भारत में जब अंग्रेजों की सरकार चलती थी, तो पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन किया, पर जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद में ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथों में भारत का प्रशासन की बागडोर संभाल ली थी। तो ये क्या करते थे कि समय समय पर, पहले ये कहते थे चार्टर एक्ट, उसके बाद ये एक्ट कहने लगे, फिर ये अधिनियम कहने लगे। तो ये होता क्या था कि समय समय पर ये भारतीयों को भारत को प्रशासन को संभालने के लिए ये समय समय पर एक्ट लाते थे। तो उसी एक्ट के द्वारा ये कंपनी पर भी अंकुश लगाते थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तब ये कंपनी पर अंकुश लगाते थे कि तुम्हें इस तरह से शासन करना है, तुम्हें इस तरह से भारत में जो है शोषण करना है। तो ठीक है, और विरोध की अगर भावना जागृत हो रही है भारतीयों में, तो किस तरह से भारतीयों की विरोध की भावना को दबाना है। तो इस तरह से ये कानून बनाते रहते थे समय समय पे। और जब 1857 की क्रांति हो गई भारत में, तो उसके बाद जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब तो भारतीयों में विरोध की भावना अंग्रेजों के खिलाफ जागृत बहुत ज़्यादा होने लगी है और अब ज़्यादा दिनों तक ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल चलेगा नहीं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का खेल ख़त्म करके ब्रिटेन की सरकार ने प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। ठीक है, तो अब ये समय समय पर फिर ये क्या करने लगे कि पहले ये क्या करते थे कि भारतीयों के धर्म में बहुत ज़्यादा दखल देते थे, भारतीयों के पुराने रीति रिवाज में ये कहते थे, तो उसके ऊपर कमेंट करते थे। तो जिसकी वजह से भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की भावना जागृत हो रही थी। तो इन्होंने ये सोचा कि चलो अब जब भारतीयों को धर्म के मामले में उकसाया ना जाए, और धीरे धीरे ये क्या करते थे कि दूसरे, जैसे कोई राजा का स्टेट है उसको हड़प लेना, किसी का लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत की नीति जो है उसके द्वारा किसी का पुत्र रियल बायोलॉजिकल पुत्र नहीं हुआ है और उसने दत्तक पुत्र गोद लिया हुआ है, तो उसको उसकी गद्दी ना देना, उसकी सत्ता को एक तरह से कैप्चर कर लेना। तो इस तरह से ये लोग करते थे। ठीक है, तो अब समय समय पर ये जब अधिनियम आ रहे थे, तो इन्होंने ये सोचा कि जब भारतीयों में विरोध की भावना बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इन्होंने सोचा कि चलो कुछ भारतीयों को लॉलीपॉप की तरीके अपनी परिषद में शामिल कर लिया जाता है। तो पहले वायसराय गवर्नर जनरल की परिषद में लोगों को शामिल 1-2 लोग को कर लिया, फिर वायसराय की परिषद में 2-3 लोगों को शामिल कर लिया। तो इस तरह से लॉलीपॉप देके कि भारतीयों को देखो हमने तुमको शामिल कर लिया है, अब देखो हम तुम्हारे साथ में इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, हमने देखो भारतीयों को अपनी परिषद में शामिल कर लिया है। तो इस तरह से ये करने लगे। और तो यही कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भारतीय विधान परिषद में भारतीयों को बजट पर बहस करने की अनुमति शक्ति कब प्राप्त हुई। तो देखो इसका आंसर होगा बी 1892। तो 1892 जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके द्वारा भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो बजट पर मतलब जैसे वायसराय वार्षिक बजट, जैसे अपने यहाँ देश में अभी क्या होता है, अपना देश अब स्वतंत्र हो गया है, तो अपने देश में भी वित्त मंत्री आते हैं और वो बजट प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो उस समय वायसराय जो भारत का होता था वो बजट पूरे देश के लिए एक साल में लाता था। तो बजट पर बहस करने की और प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पर बात को समझना, किस तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 1892 में इन्होंने क्या किया, वायसराय जो वार्षिक बजट प्रस्तुत करता था उसमें ये क्या करते थे, बहस करने का इन्होंने भारतीयों को अधिकार दिया। और इस तरह से देखो अधिकार दिया कि सरकार से अगर जरूरी है, जैसे मान लीजिए आप एक उदाहरण से समझिए,
मान लीजिए कि उस समय की जो अंग्रेजी सरकार है उसको भारत में बहुत सारे हथियार खरीदने हैं ब्रिटेन से, क्योंकि ये लोग ब्रिटेन से ही हथियार खरीदते थे और ब्रिटेन में ही पैसा जाता था भारत का। तो ये क्या करते थे कि जैसे ब्रिटेन से हथियार खरीदने हैं तो इन्होंने मंजूरी दे दी ब्रिटेन से हथियार खरीदने की, और इन हथियारों का प्रयोग ये लोग भारतीयों के खिलाफ ही उनका दमन करने में करते थे। समझ रहे हैं बात को आप? तो अगर भारतीय विरोध करते हैं तो कहा कि चलो ठीक है, तुम प्रश्न पूछ लो, तुम्हें क्या प्रश्न पूछना है आप पूछ लो, उसका उत्तर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि सरकार से आप प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक है, प्रश्न पूछिए आप लोग। और इन्होंने कहा कि एक बार प्रश्न पूछ लिया तो उसके बाद पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। जैसे मान लो एक पूरक प्रश्न का उदाहरण समझा, क्या हो गया कि जैसे अंग्रेजी सरकार ने ये कहा कि हम 200 करोड़ के गोला बारूद हम ब्रिटेन से खरीदेंगे। तो अगर किसी भारतीय ने ये पूछा कि आप 200 करोड़ के गोला बारूद क्यों खरीद रहे हैं, भारत में तो इतनी गरीबी है, आप और हमें किस देश से खतरा है, हम तो वैसे भी परतंत्र हैं, हम तो गुलाम हैं ऐसे भी, तो हमें किस देश से खतरा है जो आप गोला बारूद खरीद रहे हैं। तो ये वायसराय ने उत्तर दिया, मान लो कि चीन, उस समय तो पाकिस्तान था नहीं, और चीन और रसिया थे भारत के पड़ोसी देश एक तरह से समझ लो कि। तो इन्होंने कहा कि चीन और रसिया से हमको खतरा है, इसलिए हम ये 200 करोड़ के गोला बारूद खरीद रहे हैं। तो मान लो किसी भारतीय ने दोबारा कोई प्रश्न पूछ लिया कि ऐसा तो कोई खतरा नहीं है, आप अभी तक तो किसी दूसरे देश ने इस तरह से किया नहीं है, तो ये कहते थे कि अब तुम चुप हो जाओ, एक प्रश्न पूछ लिया तुमने, बस बहुत है। तो केवल एक ही प्रश्न पूछने का अधिकार था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। बात को समझ गए कि जैसे मान लो किसी ने पूछा, पूरक प्रश्न का क्या हुआ, मान लो किसी ने पूछा कि इस शहर का नाम दिल्ली है, ठीक है, तो तुमने पूछ लिया इस शहर का क्या नाम है, तो इन्होंने कहा दिल्ली। अब किसी दूसरे ने पूछा, उसी ने मान लो पूछ लिया कि दिल्ली इसका नाम क्यों है, तो वो कहेगा कि चुप हो जाओ, बस ये पूरा तुमने एक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, दूसरा प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है तुमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, केवल एक बार प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था बजट पे। और सुनो बात को कि अगर वायसराय चाहता था, जरूरी समझता था कि ये जो प्रश्न पूछ रहा है इसका हमें उत्तर नहीं देना है, तो उत्तर देने से मना भी कर सकता था। समझ रहे हो बात को? एक तरह से खाना पूर्ति की जा रही थी, उत्तर देने से मना भी कर सकता था और बजट को पास करा सकता था। तो अब बात को समझ गए कि 1892 में जो बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार भारतीयों को दिया गया था, तो ये किस तरह का अधिकार दिया गया था, तो इस बात को आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बताइए, बी हो गया, पहले का ऑप्शन बी हो गया। अभी मैं एक इसमें डेडिकेटेड क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा, जितने भी अधिनियम और जितने भी एक्ट आए हुए हैं उसको सभी पॉइंट को सिलसिलेवार तरीके से आपसे डिस्कस करूंगा और आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको दिमाग में बैठ जाएंगी चीज़ें। बात को समझ गए हो? तो इसमें देखो 1861, ये इसका तो आंसर हो गया बी। 1861 के बारे में देखो क्या हुआ था, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सुनो इसके बारे में। 1861 में ये हुआ था कि तीन भारतीयों को शामिल किया गया। तीन भारतीय शामिल किए गए थे वायसराय की परिषद में। और ये तीन भारतीय कौन थे? पहला भारतीय जो था वो पटियाला नरेश था, जिसका नाम था नरेंद्र सिंह। ठीक है, ये पहला भारतीय था जिसको भारतीय विधान परिषद में इन्होंने शामिल किया था। दूसरा भारतीय कौन था? तो बनारस के राजा थे, बनारस के राजा देवनारायण सिंह। ठीक है, बनारस के राजा ये देवनारायण सिंह हो गए। और तीसरे थे जो भारतीय, वो थे ग्वालियर के प्रधान मंत्री, जिनका नाम था सर दिनकर राव। तो बात को समझ गए कि 1861 के द्वारा तीन भारतीयों को शामिल किया गया, पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1861 पे नहीं था। ठीक है, ये बात को समझे? प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया 1892 से।
तो ये बी ऑप्शन सही हो गया। अब 1909 के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो। 1909 के अधिनियम को पार्लियामेंटो का भारत परिषद अधिनियम कहा जाता है। इसके द्वारा क्या हुआ था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल का अधिकार मतलब ये हुआ कि किसी भी मुसलमान कोई वहां से खड़ा रहा हो रहा है मान लो, तो उसको केवल वोटिंग मुसलमान ही देंगे, हिंदू वोट नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब और मुसलमान क्या कर सकता है, अगर सामान्य कोई आदमी खड़ा हुआ है तो उसमें भी मुसलमान वोट दे सकता है। तो इस तरह से मुसलमानों को दो दो वोटाधिकार प्राप्त हो गए। बात को समझ गए। तो इसी के बारे में 1909 का ये सबसे विवादित पॉइंट था। और उसके बाद इन्होंने लॉर्ड मार्ले ने खुद ही कहा था 1909 में, जब इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल ये स्थापित किया था, तो लॉर्ड मिंटो ने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं और इसका फल जो है भीषण होगा। तो ये 1909 का था। और इसके बाद भारत प्रशासन अधिनियम 1919 के बारे में एक पॉइंट सुनो कि इसके द्वारा इसको कहा जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दैत शासन की शुरुआत हुई थी, जिसको डायरकी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला प्रश्न का ऑप्शन हो गया बी। चलो अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा जो बनी थी तो उसमें मेंबर चुने गए थे। तो इसमें हमें ये बताना है कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको कैसे चुनाव हुआ था। ठीक है, तो देखो संविधान सभा में कुल 389 लोग होने थे, जिसमें ये देखो 389 लोग होने थे, जिसमें 296 लोग चुने गए थे ब्रिटिश प्रांतों से। ठीक है, और 4 इसमें कमिश्नरी क्षेत्र थे, कमिश्नरी क्षेत्र। ठीक है, और देखो कि इसमें क्या हुआ था कि 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित थी। तो ये जो है ना, ये चुने गए थे प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा। ठीक है, तो प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा ये चुने गए थे। देखो कितनी प्रांतीय विधानसभा सीटें थी, 389। और 389 में अब ये इसका 389 में इसका देखो 296 हो गए अंग्रेजी भारत से, और इसमें 93 सीटें थी देसी रियासतों से। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया दूसरे का डी। चलो अब आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है हमको। तो सूची 1 ये है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, और इसके सामने जो दिया गया है इस तरह से मिलाना है हमको। तो देखो अभी इतना समझ लो, अभी एक जब डेडिकेटेड क्लास बनाएंगे एक्टों की तब एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये जितने क्वेश्चन बना रहे हैं ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने तो एक्टों में इतनी चीजें तो याद ही होनी चाहिए आपको। ये समझ लो, क्वेश्चन अगर ऊपर ऊपर से बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो देखो नियंत्रण परिषद की स्थापना, ये जो था इसका जो नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी इट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। और भारत में सर्वोच्च जो बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 के एक्ट के द्वारा। तो ये 2 चीजें आपको याद हो गई। तो ए का क्या हो गया दूसरा और बी का क्या हो गया पहला। तो 2-1 वाली सीरीज आप देखिएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो देखो इसमें तो हम सीधे यही पहुंच गए कि इसका आंसर होगा बी। पर अब ये समझो बात को, बी तो ये ऑप्शन हो गया है जल्दी लगाने के लिए। पर इसमें देखो इंग्लिश मिशनरियों को जो सी पार्ट दिया गया है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो ये दी गई थी 1813 के अधिनियम से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति ये हुई थी चार्टर एक्ट 1833 में। तो सी का आंसर हो गया थर्ड, और डी का आंसर हो गया फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इसका देखो आंसर होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय ऐसा नहीं था जैसा आज भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जो पूरे भारत के कार्य जितना भी भारत का राज्य क्षेत्र है उसमें किसी भी मामले की सुनवाई कर सकता है। ये उस समय नहीं था, ये केवल उस समय बंगाल के मामलों की सुनवाई करता था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट उस समय जो था वो कलकत्ता में स्थापित किया गया था और बंगाल के मामलों की सुनवाई करता था। तो ये 1773, फोर का ऑप्शन हो गया ए। चलो अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है केंद्र में दैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो केंद्र में देखो हमें बताना है कि दैत शासन किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले समझो कि ये दैत शासन होता क्या है। ठीक है, तो जब ये केंद्र में दैत शासन ये समझोगे कि क्या होता है, तो दोस्तों ये पांचवा क्वेश्चन है, इसमें बताना है हम लोगों को कि केंद्र में दैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो देखो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है और इसका आंसर होगा सी। केंद्र में दैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। तो ये था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में दैत शासन अधिनियम स्थापित किया गया था। तो देखो दैत शासन समझो क्या होता था। तो देखो इसमें क्या होता था कि जैसे गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल या वायसराय कहा जाएगा। तो जैसे ये वायसराय है, ठीक है, तो वायसराय के कुछ विशेष जो लोग होते थे वो इसके में शामिल होते थे। इसको कहा जाता था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, और वायसराय और इसके कुछ मंत्री थे जिसको कहा जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो देखो इसमें दो सब्जेक्ट थे। तो दो सब्जेक्ट, एक को बोला जाता था सब्जेक्ट को हस्तांतरित और एक को बोला जाता था रिजर्व। ठीक है, जो रिजर्व थे वो इन्होंने गवर्नर जो वायसराय था, वायसराय और इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग थे, तो वो लोग इसको रिजर्व लिस्ट को में अपने कानून बनाते थे। और जो हस्तांतरित जिसको ट्रांसफर्ड लिस्ट बोला जाता था, तो उसमें क्या होता था कि कुछ सब्जेक्ट जो जरूरी नहीं थे तो वो इन्होंने अपने कैबिनेट मिनिस्टर मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल को हस्तांतरित कर दिए थे। तो ठीक है, बात को समझ रहे हो कि दैत शासन का मतलब क्या हुआ। दैत शासन का मतलब है, एक मोटी मोटी भाषा में ये समझो कि जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे विदेश मामलों का है, ठीक है, रक्षा का है, ठीक है, केंद्र के विषयों पे कुछ कानून बनाना है, वित्त से रिलेटेड है, मतलब मनी फाइनेंस से रिलेटेड कोई बिल है, तो वो इसको अपने पास रखे था एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये था गवर्नर जनरल, गवर्नर नहीं, वायसराय। और इसके जो जो कुछ सदस्य थे, तो उसमें इसके कुछ खास सदस्य होते थे, तो उसको बोलते थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो गवर्नर ये वायसराय था, और वायसराय के साथ में कुछ और भी मंत्री थे जिनको बोला जाता था लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो मंत्री के रूप में कार्य करते थे। और इसमें कुछ सब्जेक्ट इसको दे दिए गए थे, मान लो जैसे कि कुछ रोड बनाना, ठीक है, कुछ हाईवे बनाना, रेल के विकास करना, या कुछ भी ऐसे जो छोटे मोटे मामले थे, स्कूल बनाना, तो इस तरह के मामले इनको दे दिए गए। और कहा गया कि आप लोग पर फाइनल जो फैसला, अगर मान लो कोई विवाद होता था, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यही जो है उस पर लेता था निर्णय। ठीक है, बात को समझ गए हो। तो देखो इस तरह से इन्होंने ये किया था। दैत शासन का मतलब यही है कि इन्होंने दो तरीके से सरकार चला रहे थे, कि कुछ विषय इन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को दे दिया और कुछ विषय अपना लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दिए। तो और अगर इस तरह से एक और पॉइंट समझो कि अगर ये कहा जाए कि प्रांतों में दैत शासन की शुरुआत कब हुई, तो प्रांतों में दैत शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में। और ख़त्म कब हुआ था प्रांतों में दैत शासन, जिसको डायरकी बोलते हैं, तो ख़त्म हुआ था 1935 में। ठीक है, बात को समझ गए। तो प्रांतों में 1935 में शुरू ख़त्म हो गया, और केंद्र में दैत शासन मतलब डायरकी चालू हो गया 1935 में। तो ये था। बाकी मैं जब ये अभी इस पर एक वीडियो बनाऊंगा एक्ट, जितने भी एक्ट हैं, तो उसमें और विस्तार से आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो इसका आंसर हो गया सी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन ये है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब ये कह रहा है कि जो संविधान सभा में जो बनी थी, उसमें जो मेंबर हमारे, मैंने अभी बताया था आपको कि 389 मेंबर संविधान सभा में गए थे, जिसमें 296 थे ब्रिटिश प्रांत के और 93 थे देसी रियासतों के। तो बात को समझ गए। तो मतलब ये पूछ रहा है कि जैसे ये संविधान सभा में मेंबर गए थे चुनाव के द्वारा, तो ये कितने जनसंख्या पर एक संविधान सभा का एक मेंबर चुना गया था। तो देखो इसका इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 8 लाख,
व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, और चौथा ऑप्शन है 15 लाख व्यक्ति। तो इसका ऑप्शन होगा 10 लाख व्यक्ति। 10 लाख व्यक्ति पर एक संविधान सभा का मेंबर चुना गया था। तो इसका आंसर हो गया सी। तो ये याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां क्वेश्चन। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि साइमन कमीशन द्वारा सबसे पहले भारत का संविधान सभा का निर्माण करने का इन्होंने किया था, संविधान का निर्माण करने का। दूसरा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संविधान का इन्होंने सबसे पहली बार बात की थी। तो इस तरह से इसको हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना हमें इसका ऑप्शन क्या होगा। तो देखो, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन इसका ऑप्शन सही होगा। क्रिप्स मिशन के द्वारा ही सबसे पहले संविधान निर्माण का अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया था। ठीक है, और पहली बार संविधान निर्माता सभा के गठन की ठोस योजना सही तैयार की गई थी। तो देखो, क्रिप्स मिशन ये कब आया? 1942 में आया। ठीक है, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, और इसमें ये कहा गया था कि वह न केवल बहुसंख्यक हिंदू से सहमति प्राप्त करे, बल्कि अल्पसंख्यक जाति मुसलमानों से भी सहमति प्राप्त करे। मतलब इसको हिंदू और मुस्लिम्स दोनों लोगों से बातचीत करके भारत के संविधान का रूपरेखा तैयार करनी थी। तो ठीक है, बात को समझे। तो ये क्रिप्स था, इसका पूरा नाम क्या था? तो देखो, इसका पूरा नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स इसका नाम था, और ये जो है चर्चिल ने इसको भारत भेजा था। तो ये पहुंचा 22 मार्च 1942 को। तो देखो, ये 1 लाइनर क्वेश्चन भी बहुत आते हैं बिहार पीसीएस में, तो हमें उसमें भी ध्यान रखना है। 22 मार्च 1942 कॉन्सेप्ट को समझना एक अलग बात है, और पेपर में कोई भी एग्जाम में टिक करना वो अलग बात है। पेपर अगर निकालना है तो फैक्ट पे भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। केवल ये समझिए कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में गच्चा खा सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का एग्ज़ाम और किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में ज़मीन आसमान का अंतर यही होता है कि कोई भी स्टेट पीसीएस है तो वो फैक्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है, और यूपीएससी जो है वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है। तो बात को समझना, अगर पीसीएस क्लियर करना है तो फैक्ट पे भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था। ठीक है, और 25 मार्च को इसने आते ही भारतीय नेताओं के सामने अपना प्रस्ताव रखा था, 25 मार्च को। ठीक है, और 29 मार्च को जनता के सामने रखा था। तो देखो, 25 मार्च को इसने भारतीय नेताओं से मिला ये, और इसके जो प्रमुख बिंदु थे, क्रिप्स मिशन के प्रमुख बिंदु थे, वो क्या क्या थे? सबसे पहले इसने कहा था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए और भारतीय संघ की स्थापना की जाए, और यह संघ विदेश नीति के मामले में स्वतंत्र होगा। तो ये कह रहा था क्रिप्स मिशन, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब ये होता है कि जैसे शासन तो सबसे उच्च शासन होगा वो ब्रिटिश सरकार का ही रहेगा, पर छोटे मोटे फैसले हैं, मतलब भारतीयों को भारत में सत्ता दे दी जाएगी और वो अपने हिसाब से कानून बनाएंगे। पर जब कभी भी अगर होगा क्या कि जब कभी भी कोई फैसला, ऐसा फैसला जो ब्रिटिश सरकार के विरोध में जा रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय मामले में, तो उसमें ब्रिटिश सरकार अंकुश लगा सकती थी। ये है डोमिनियन स्टेट्स का मतलब एक तरह से जो भारत है वो ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट्स होगा। मतलब इसका जो भारत का राष्ट्रपति, आज आप राष्ट्रपति कोविंद जी को देख रहे हैं, तो इसकी तरह वहाँ पे जो मुहर रहेगी वो महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की है, तो एक तरह से वो क्वीन ऑफ इंडिया रहेंगी। तो बात को समझे, डोमिनियन स्टेट्स का मतलब है कि आपको सब मामलों में स्वतंत्र कर दिया है, पर अगर कोई ऐसा फैसला जो ब्रिटेन की सरकार के या ब्रिटिश की नीतियों के विरुद्ध जा रहा है तो उसमें वो अंकुश लगा सकता था। तो यह है डोमिनियन स्टेट्स का मतलब। ठीक है, और ये कह रहा था 1942 में कि युद्ध समाप्ति, मतलब जो दूसरी विश्व युद्ध चल रहा था उसकी समाप्ति के बाद नए संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान निर्माता परिषद का गठन किया जाएगा, और जिसमें ब्रिटिश भारत विदेशी मामलों के प्रतिनिधि भी शामिल हो गए। तो ठीक है, ये बात को समझ गए। और तीसरा पॉइंट था ये कि अल्पसंख्यकों के मामले, जो माइनॉरिटी थे, उनके भी मामलों को सुरक्षित रखा जाएगा, मतलब कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। और जो प्रांत, चौथा पॉइंट सुनो, जो प्रांत जैसे मान लो देसी रियासत है और जो वो देसी रियासत भारत के डोमिनियन में नहीं शामिल होना चाहती तो वो स्वतंत्र भी रख सकती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ कि एक तरह से भारत के विभाजन को
सबसे पहले इसी क्रिप्स मिशन ने एक तरह से हवा दे दी थी। बात को समझे? भारतीयों को प्रशासन में पूरी भागीदारी तो दे दी, पर जब तुमने ये पॉइंट डाल दिया कि जो प्रांत भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं वे पृथक संविधान बना सकते हैं और देशी रियासतों को भी भारतीय संघ से अलग होने और पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा, तो मतलब वो लोग चाहें तो अलग भी हो सकते हैं। जैसे मान लो हैदराबाद उस समय था देशी रियासत, या तुम्हारा मैसूर था, या तुम्हारा कश्मीर था, तो ये सब अलग भी हो सकते हैं। तो एक तरह से भारत के विभाजन को हवा तो ये क्रिप्स मिशन नहीं दे दी थी। समझे बात को? तो इसी के बाद में क्रिप्स मिशन के बाद में जो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, इसी के लिए गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ये देखो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। बात को समझ गए? और जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें एक और बात जोड़ दी थी पोस्ट डेटेड चेक के साथ, कि एक ऐसा बैंक जो टूट रहा है, मतलब जो डूब रहा है, वो ये बैंक है। तो इस तरह से इन्होंने ये क्रिप्स मिशन की पूरी कहानी हो गई। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए कि भारत में औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में इल्बर्ट बिल 1883 में जो आया था उसका क्या उद्देश्य था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसको ये याद रखना। इल्बर्ट बिल का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारतीय जो अदालतें थी, जो भारत में अदालतें स्थापित की गई थी, उसमें अगर यूरोपी कोई जज है और वो यूरोपी जज भारतीयों को सजा के फैसले सुनाता था, पर अगर कोई भारतीय जज को भी यूरोपियन जज के बराबर लाया जाए। और दूसरा क्या है कि अगर कोई भारतीय जज किसी यूरोपीय व्यक्ति को जो यहाँ भारत में रह रहा है उसको अगर सजा देता है तो वो सजा यूरोपीय लोगों को माननी पड़ेगी। तो इस पे तो बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। मतलब क्या कि यूरोपीय लोगों को भारतीय लोगों के अंदर में लाना चाहती है सरकार। ये लोग यूरोपीय लोग आरोप लगाने लगे। बात को समझे? अंग्रेजी सरकार के जो लोग थे, जिनको गोरे लोग भी कहा जाता था, तो इन लोगों ने ये आरोप लगाया कि हम जो है किसी भी भारतीय जो काले जज है उनका हम फैसला नहीं मानेंगे। तो बात को समझे कि ये था इसका ए ऑप्शन सही। जहाँ तक अदालतों के दांडिक अधिकारिता का संबंध है, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना, तो ये आंसर हो गया ए। तो 8वें का आंसर क्या हो गया? इल्बर्ट बिल ए हो गया। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताइए कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति के जो अध्यादेश करने की जो शक्ति है वो किस अधिनियम के द्वारा आई? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या 1935 के द्वारा, या 1909 के द्वारा, या 1947 के द्वारा। तो देखो इसका ऑप्शन होगा भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। जो राष्ट्रपति अध्यादेश की शक्ति है वो 1935 के द्वारा। हमारे देखो संविधान में बहुत सारे भाग 1935 के लिए गए सीधे के सीधे, और अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि हमको इसको अगर हमने ये इसमें अच्छे पॉइंट जो 1935 के एक्ट में थे अगर हमने सीधे ले लिए तो हमको ये कहने में जरा सी भी शर्म नहीं है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है। बात को समझे? तो 1935 के द्वारा राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति प्रेरित है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार 2 सदनी बनाई गई थी। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, कि 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, या 1935 के भारतीय सरकार अधिनियम के द्वारा। तो देखो इसका आंसर होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारतीय जो विधान पालिका थी उसको 2 सदन में बांटा गया था। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। चलो ये है 11वां क्वेश्चन,
और 11 क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? पहला दिया गया है स्टेटमेंट, प्रांतों की कार्यकारिणी पर सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। तो देखो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं कि ये बात चीज़ आपको याद रखना है। मतलब 19 बाई द एक्ट ऑफ 1919 डायरकी वाज इस्टेब्लिश इन स्टेट्स, ठीक है, और बाई द एक्ट ऑफ 1935 डायरकी वाज बैनिस्ड इन द स्टेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ आप बात समझना है कि 1935 के द्वारा डायरकी जो दैट शासन है वो स्टेट्स में ख़त्म हो गया, एंड इट वाज स्टार्टेड इन डायरकी इन 1935 एक्ट। तो बात को समझे कि 1935 के एक्ट के द्वारा सेंटर में डायरकी चालू हो गई थी। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि स्टेट में या प्रांतों में दैत शासन की शुरुआत हुई 1919 में और 1935 से ख़त्म हो गई, और केंद्र में दैत शासन की शुरुआत 1935 के द्वारा शुरू हो गई। तो ये 2 चीज़ें हैं और ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका स्टेटमेंट हो गया ए सही है। अब दूसरा क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडली की व्यवस्था। देखो पृथक निर्वाचन जो ये है मंडली की व्यवस्था, ये आई थी 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा। मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन दिया गया था। तो ये तो 1919 के बारे में सही नहीं है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो अब अगला देखते हैं स्टेटमेंट, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि केंद्र ने प्रांतों को विधायन शक्ति मतलब संविधान बनाने की मतलब कुछ एक्ट में शक्तियाँ दे दी थी। तो इसमें प्रांतीय शासन के विषयों में कौन कौन सी चीज़ें थी? एक थी आरक्षित जिसको रिजर्व लिस्ट बोला गया था, दूसरी थी हस्तांतरित जिसको ट्रांसफर्ड बोला गया था। तो हस्तांतरित में क्या क्या? जैसे स्थानीय स्वशासन है, ठीक है, शिक्षा है, अस्पताल है, उद्योग है, शिक्षा, ये सब सब्जेक्ट जो है हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड में इन्होंने दे दिए थे। और रिजर्व में क्या था? तो रिजर्व में इस तरह से जैसे तो देखो ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया सही, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में दैत शासन और केंद्र में दैत शासन जो ये चालू हुआ था इसका जनक कौन थे? तो देखो दैत शासन का जो जनक था उसका नाम था लियोनिस कार्टिस। लियोनिस कार्टिस, ये दैत शासन के जनक थे। तो बताइए इसका आंसर क्या सही होगा? केवल एक सही, दो दो तो गलत हो गया ना, क्योंकि पृथक निर्वाचन जो आया था वो तो 1909 से हुआ था। तो इसका आंसर हो गया 1 और 3 सही, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन है कि भारत परिषद की समाप्ति किसके द्वारा हुई? तो इसका आंसर होगा 1947 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद की समाप्ति हो गई। तो ये हो गया 12 का आंसर सी। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था। पहला स्टेटमेंट है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा नामित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था। तीसरा है कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभा द्वारा नामित किया गया था। और चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो देखो इसका ऑप्शन होगा सी कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित किया गया था। तो 13 का ऑप्शन हो गया सी। चलो अब अगला क्वेश्चन चलो देखते हैं। 14 क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बन पाया था? तो देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा और चार्टर्ड एक्ट 1853 के द्वारा और ये 1858 के द्वारा और 1861 के द्वारा। तो देखो ये इसका ऑप्शन देखो क्या होगा, इसका ऑप्शन हो गया 1833 के द्वारा। तो देखो 1833 की एक महत्वपूर्ण बात समझो कि क्या थी कि 1833 के द्वारा अब मतलब जो कंपनी के शासन था उसने ये कहा था कि जो भारत में जो परीक्षाएं हो रही हैं किसी भी, जैसे मान लो चपरासी की परीक्षा हो रही है या किसी
भी एग्ज़ाम की परीक्षा हो रही, तो उसमें अब भारतीयों के साथ और अंग्रेज़ों के साथ में बराबर का व्यवहार किया जाएगा, और धर्म, जाति और रंग भेद का इन्होंने ये ख़त्म कर दिया कि अब जो परीक्षा में पास करेगा उसको ये लोग शामिल करेंगे। बात को समझ गए? तो इस एक्ट की जो धारा थी 87, तो 87 धारा द्वारा नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंडों को निर्धारित किया गया था, और इन्होंने ये कहा कंपनी ने कि धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। तो इसी धारा 87 के द्वारा ही कुछ भारतीय भी भारत में जो कुछ पद थे उसमें शामिल होने लगे। तो इसका आंसर हो गया ए। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमें बताना है। तो ये थोड़ा गलत छप गया है, ये पार्क नहीं है, ये प्रसाद है, राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें हमें बताना है। तो स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ठीक है, ये बात को समझे। अब देखो अगर ये पूछा जाए कि संविधान सभा के जो पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सबसे बुजुर्ग थे, तो उनको जो है बना दिया गया सबसे पहले अस्थाई अध्यक्ष, और उसके बाद में जब चुनाव हुआ तो राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चन है, और अब जो है बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज बराबर आती रहेगी, और आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करो और लाइक करना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर मिलते हैं, और जब तक के लिए नमस्कार।